हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम प्यार से डीपीवी कहते हैं। तो यहाँ पर सेम जैसे मैंने रिकर्शन को एक प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, डीपी को भी जो है हम एक प्रॉब्लम की हेल्प से समझ रहे होंगे। यहाँ पर सेम जो है मिर्जापुर सीजन 3 से एक प्रॉब्लम आया है, जिसके ऊपर हम डीपी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं और उसे समझने वाले हैं। तो प्रॉब्लम आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रॉब्लम का नाम है डिसेंडिंग स्टेयर्स। तो यहाँ देखिए, प्रॉब्लम है हमारा डिसेंडिंग स्टेयर्स। ये प्रॉब्लम ये कहता है कि इनिशियली यहाँ पर गुड्डू भैया और बेग साहब प्रेजेंट है, ठीक है। किसी एन की वैल्यू दी है, उस nth स्टेयर पर वो दोनों प्रेजेंट है और उन्हें जो है इस जंगल में एंटर करना है। जैसे ही वो इस 0th स्टेयर पर पहुंच जाएंगे, वो जंगल में एंटर कर जाएंगे। तो एक्चुअली में हमें क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम ये कहता है कि वो जब स्टेयर से उतरेंगे तो वो एक स्टेप ले सकते हैं या तो 2 स्टेप ले सकते हैं। तो जब वो एक स्टेप लेकर उतरेंगे या फिर 2 स्टेप लेकर उतरेंगे, तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसके हेल्प से वो nth स्टेयर से 0th स्टेयर पर पहुंच सकते हैं और फिर जंगल में एंटर कर सकते हैं। तो हमें वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को उन्हें बताना है। मीन्स कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे उसे बताना है, ठीक है। आई होप सो प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब इसके पीछे थॉट प्रोसेस समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम भैया सॉल्व कैसे करेंगे। तो समझते हैं। देखिए, इनिशियली क्या है, गुड्डू भैया और बेग साहब दोनों यहां पर हैं। तो क्वेश्चन ये बोला है कि वो या तो एक स्टेप ले सकते हैं या 2 स्टेप ले सकते हैं, करेक्ट। तो अगर देखिए यहां से वो एक स्टेप लेंगे तो वो 3rd स्टेयर पर आ जाएंगे। फिर यहां से पॉसिबल है कि वो एक स्टेप लें तो वो 2nd स्टेयर पर आ जाएंगे। बट यहां देखिए, अगर वो 4th स्टेयर पर थे तो यहां से हमने सिर्फ एक स्टेप का जंप लिया था। बट ये भी पॉसिबल है कि वो डायरेक्टली 2 स्टेप का जंप लें और फिर यहां से एक स्टेप का जंप लें, फिर यहां से एक स्टेप का जंप लें और फिर फाइनली जंगल तक पहुंचे। हमने इनिशियली क्या देखा कि एक स्टेप लेकर यहां आए, फिर एक स्टेप लेकर यहां आए, फिर ऐसे ही एक स्टेप लेकर वो यहां आ सकते हैं और फिर फाइनली रिमेनिंग 1 स्टेप को लेकर के वो जंगल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो एक्चुअली में 2 वेज हुए जो हमने ये देखा कि वो एक स्टेप ले सकते हैं या 2 स्टेप ले सकते हैं, और हमने 2 वेज यहां पर एक्चुअली में डायग्राम में प्लॉट किया है। बट ऐसे और भी डिफरेंट वेज हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यहां पर डिजाइन करना पड़ रहा है। मीन्स हम हर बार चेक कर रहे हैं, वो यहां पर हैं तो वो एक स्टेप ले सकते हैं या फिर 2 स्टेप ले सकते हैं। फिर यहां पहुंचे, यहां से एक स्टेप ले सकते हैं या फिर 2 स्टेप ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को डिजाइन कर रहे हैं। और अगर ऐसा प्रॉब्लम आप सभी के सामने आता है जिसमें आपको वेरियस कॉम्बिनेशंस को डिजाइन करना है और वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं, तो याद रखिएगा कि रिकर्शन के हेल्प से वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आंसर क्या होगा। इस वजह से आपको रिकर्शन का यूज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आपको अगर मेरी लास्ट वीडियो याद है तो मैंने ये कहा था कि जब भी रिकर्शन का प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिकर्शन ट्री ड्रॉ करनी है। तो रिकर्शन ट्री बनाते हैं। आप सबसे पहले देखिए, हमारे पास क्या है, n की वैल्यू दे रखी है, n = 4 है, ठीक है। हमने जो एग्जाम्पल टेस्ट केस लिया है उसमें n की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब यहां पर दोनों जन प्रेजेंट है इनिशियली, ठीक है। अब यहां पर 2 पॉसिबल वेज हैं। मीन्स या तो वो एक स्टेप लेंगे या तो 2 स्टेप लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब गुड्डू भैया प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, अपना डायलॉग पहले बोलेंगे। व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, वहां जंगल कितना ब्यूटीफुल है। वो बोलेंगे चलो दिखाते हैं जंगल कितना ब्यूटीफुल है। तो क्या करेंगे, वो एक स्टेप लेकर के 3rd स्टेयर पर आ जाएंगे, ठीक है। और बेग साहब भी उनके पीछे आ जाएंगे। अब दोनों यहां पर आ चुके हैं। अब यहां से फिर से 2 पॉसिबल वेज हैं, या तो वो एक स्टेप लें या 2 स्टेप लें। तो यहां पर फिर बेग साहब से गुड्डू भैया जो है अपना डायलॉग बोलेंगे,
व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, वहाँ जंगल कितना ब्यूटीफुल है। और फिर क्या करेंगे, वो जंगल की तरफ चल देंगे। तो मान लेते हैं उन्होंने एक स्टेप लिया, तो अब किस पर आ जाएंगे, n = 2 मीन्स सेकेंड स्टेप पर अब वो आ जाएंगे। फिर यहां से फिर दो पॉसिबल वेज हैं, या तो वो एक स्टेप लें या तो दो स्टेप लें, ठीक है। तो जब वो एक स्टेप लेंगे तो फर्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जब वो n = 1 पे है मीन्स फर्स्ट स्टेप पर हैं, तो यहां से सिर्फ एक पॉसिबल स्टेप का जंप है, मीन्स वो दो स्टेप का जंप जो है नहीं ले सकते, वो सिर्फ एक स्टेप ही डिसेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने दो स्टेप का क्या लिया, जंप लिया, या दो स्टेप डिसेंड किया, तो फिर क्या होगा, n = -1 हो जाएगा। बट यहां पर -1 नाम की कोई स्टेयर नहीं है। n = 0 पर जैसे ही आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जंगल में एंटर कर जाएंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि n = 1 जब है तो सिर्फ वो एक स्टेप ही आगे चल सकते, दो स्टेप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मीन्स दो स्टेप का जो केस था वो यहां पर डिसेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो n = 0 हो गई। अब देखिए n = 0 हो गई मीन्स यहां पर हम हमारे जंगल में पहुंच चुके हैं, मीन्स गुड्डू भैया और बेग साहब जंगल में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ सेकंड स्टेप पर आइए। यहां से हमने कौन सा पाथ लिया था, ये वाला जिसमें एक स्टेप उन्हें डिसेंड करना था। अब क्या करते हैं, ये वाला, यहां से दूसरा पॉसिबल पाथ तो अभी हमने जो है उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो यहाँ पर वो अगर दो स्टेप डिसेंड करते हैं तो n = 0 हो गया। n = 0 हो गया तो वो सेकेंड स्टेयर से जैसे ही दो का जंप मारेंगे वो जंगल में पहुंच जाएंगे, बेग साहब और गुड्डू भैया दोनों। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर लिया था, ये वाला नहीं किया था, अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने दो का जंप मारा, दो स्टेप डिसेंड किए, तो n = 1 हो गया। अब n = 1 पर है तो दो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्टेप और डिसेंड करें और फाइनली जंगल में एंटर कर जाएं। और फिर देखिए यहां पर ये वाले सारे पाथ एक्सप्लोर हो चुके हैं। अब यहां पर जाते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से, यहां पर गुड्डू भैया थे, अब वो क्या करेंगे, फिर से अपना डायलॉग बोलेंगे और क्या करेंगे, दो स्टेप डिसेंड कर जाएंगे और उनके पीछे फिर बेग साहब भी जो है डिसेंड कर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब ये n = 2 मीन सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे। फिर यहां पर दो पॉसिबल वेज हैं, या तो एक स्टेप डिसेंड करें या तो दो स्टेप डिसेंड करें। अब दो किए तो n = 0 पर आ जाएंगे, एक किए तो n = 1 पर आ जाएंगे, मीन्स फर्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। और फिर यहां फाइनली एक स्टेप लेकर के जो है जंगल में पहुंच जाएंगे। तो यहां आप नंबर ऑफ n = 0 गिनिए, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, मीन्स 5 पॉसिबल वेज हैं, 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस केस में हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि आपको रिकर्शन ट्री से ये पता चलता है कि आपका बेस केस क्या है। तो यहां पर आपको ये दिखेगा कि जैसे ही n = 0 हो गई है वैल्यू, तो ये मेरा बेस केस है। बेस केस कहां, बेस केस क्या एक्चुअली में दर्शाती है कि इसके आगे मुझे रिकर्सिव कॉल्स मारने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर n = 0 कहीं पर भी आपको दिखा है तो उसके आगे रिकर्सिव कॉल्स नहीं लगी है, मीन्स ये हमारा बेस केस को दर्शाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, हम क्या करेंगे, इस रिकर्शन ट्री के हेल्प से ही हम हमारे अभी रिकर्शन के कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए मुझे ये दिख रहा है कि n = 0 जैसे हुआ वहां पर मुझे क्या करना है, हमारे रिकर्सिव कॉल्स को जो है स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक फंक्शन लिखता हूं जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा और इस फंक्शन का नाम है डिसेंड स्टेयर्स, ठीक है। और ये क्या ले रहा है, n की वैल्यू ले रहा है जो कि एक्चुअली में नंबर ऑफ स्टेयर्स को दर्शाती है, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये दिखा इस रिकर्शन ट्री से कि जैसे ही n की वैल्यू 0 हुई तो आगे मुझे रिकर्सिव कॉल्स लगाने की आवश्यकता नहीं है।
तो क्या लिखूंगा, बेस केस पहले लिखूंगा, n इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो यहां से आप रिटर्न कर जाएंगे। बट यहां पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये मुझे नंबर ऑफ वेज को रिटर्न कर रहा है, तो इस वजह से इसका रिटर्न टाइप एक इंट है। तो भैया n इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो मुझे वैल्यू कौन सी रिटर्न करानी है, तो उसे समझिए। यहां देखिए, जैसे ही यहां n इज इक्वल्स टू 4 से दोनों जन चले और यहां n इज इक्वल्स टू 0 पर आ गए, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि n इज इक्वल्स टू 0 पर जैसे ही आए ये चीज रिटर्न करनी चाहिए 1। भैया 1 क्यों, क्योंकि स्टार्ट से लेकर के इस n इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू जो आई है वो मीन्स यहां पर अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां से लेकर के यहां तक आया जब n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो चुकी है। तो बेस केस में मैं रिटर्न करूंगा 1। ठीक है, तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये n इक्वल्स टू 2 को देखिए, ये n इक्वल्स टू 2 को, अब यहां पर n इक्वल्स टू 2 को आप देखेंगे तो यहां से मैंने क्या किया है, एक 1 स्टेप का डिसेंड लिया है, एक 2 स्टेप का डिसेंड लिया है। मीन्स गुड्डू भैया के पास यही ऑप्शन था ना, गुड्डू भैया और बेग साहब के पास यही ऑप्शन था कि वो या तो एक स्टेप चलेंगे या 2 स्टेप चलेंगे। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, एक इंट 1 स्टेप बना दूंगा और दूसरा एक इंट 2 स्टेप। ठीक है, अब देखिए, अब ये 1 स्टेप जो है वो क्या कर रहा है, वो इस चीज को दर्शा रहा है कि आप एक स्टेप ले लेंगे। अब एक स्टेप अगर आप ले लोगे, एक स्टेप अगर आप ले लोगे तो आप जो है स्टेयर की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट कर रहे हो, स्टेयर की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट कर रहे हो, 2 से 1 हो गई ये वैल्यू। मीन्स सेकंड स्टेयर से जब आपने एक स्टेप लिया तो आप फर्स्ट स्टेयर पर आ चुके हो। और ये n क्या दर्शाती है, जो करंट स्टेयर की वैल्यू है उसे दर्शाती है। तो क्या हो जाएगा, डिसेंड स्टेयर n-1। यहां पर n-1 क्यों किया, क्योंकि एक स्टेप आपने जंप लिया है, डिसेंड किया है। ठीक है, मीन्स गुड्डू भैया और बेग साहब ने किया है और आप एक्चुअली में कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर n-1 क्यों किया, आई होप सो ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 स्टेप, अब यहां पर देखिए 2 स्टेप में क्या करना है, 2 स्टेप में हम 2 का जंप ले रहे हैं। बट यहां ध्यान से अब देखिएगा और सोचिएगा, यहां पर n की वैल्यू 1 थी। ठीक है, n की वैल्यू 1 थी, तो n की वैल्यू 1 थी तो मैंने कहा था आपसे कि अगर आप 2 का जंप लोगे तो आप -1 पर पहुंच जाओगे, जो कि पॉसिबल स्टेयर की वैल्यू नहीं है यहां पर। तो इसका मतलब मैं 2 स्टेप कब ले सकता हूं, 2 स्टेप मैं तभी ले सकता हूं जब मेरे पास क्या हो, n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। देखिए यहां पे n की वैल्यू 2 है तो 2 स्टेप लिया जा सकता है, यहां पर n की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन 1 है तो 2 स्टेप लिया जा सकता है, पॉसिबल है। यहाँ n की वैल्यू 4 है तो 2 स्टेप यहां पर लिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली मैं वैल्यू 0 रखूंगा, 0 रखूंगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली हम ये लेकर चल रहे हैं कि हम 2 स्टेप को 0 रख रहे हैं और जैसे ही स्टेयर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब मैं 2 का जंप ले सकता हूं। बट अगर n की वैल्यू 1 है तो अगर यहां पर मैं 2 स्टेप नहीं ले सकता तो 2 स्टेप का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो वही चीज से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आप 2 का डिसेंड ले सकते हो, मीन्स 2 स्टेप लेकर के डिसेंड कर सकते हो। तो 2 स्टेप इज इक्वल्स टू डिसेंड स्टेयर्स n-2। तो n-2 क्यों पास किया, क्योंकि आपने 2 का जंप लिया और n की वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगी नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां तक आई होप सो सारा कोड क्लियर है, क्या क्या चीजें हमने क्यों लिखी हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न क्या कराना है। ठीक है, अब उसे समझते हैं। अब रिटर्न क्या कराना है, देखिए यहां पर जो है 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, यहां पर 1 स्टेप 2 स्टेप। अब जब ये कॉल नीचे से एक्सप्लोर करके ऊपर की तरफ बैक ट्रैक होगी, जब यहां से वैल्यू रिटर्न होगी तो यहां देखिए
यहाँ n की वैल्यू 1 थी, 1 से आगे जाने का कितना कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक है, तो वो 1 रिटर्न करना चाहिए। बट अब यहां देखिए, यहां पर n इक्वल्स टू 2 है, तो n इक्वल्स टू 2 पर है तो कितने पॉसिबल वेज हैं, एक तो 1 1 मीन्स 2 पर जब है तो आप एक का जंप लीजिए, फिर एक का जंप लीजिए, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये, या तो फिर डायरेक्टली आप 2 स्टेप का डिसेंड कर लीजिए। तो मतलब एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये, मतलब जब ये चीज बैक ट्रैक होगी, जब ये 2 से कॉल रिटर्न होगी ऊपर की तरफ 3 की तरफ, तब ये वैल्यू कितनी रिटर्न करनी चाहिए, 2 रिटर्न करनी चाहिए, क्योंकि यहां से 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो यहां मुझे ये दिखा कि यहां से लेफ्ट ट्री से, लेफ्ट रिकर्शन ट्री से कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये, और राइट वाले से एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा 1। तो यहां पर क्या होगा, 1 स्टेप 2 स्टेप की वैल्यू को ऐड करके आई होप सो क्लियरली दिख रही होगी वो चीज कि इन दोनों को ऐड किया जाएगा और फिर एक्चुअली में वो वैल्यू जो है रिटर्न की जाएगी ऊपर वाले कॉल को। तो यहां पर रिटर्न क्या करना है, 1 स्टेप प्लस 2 स्टेप, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा रिकर्शन का कोड जो है सक्सेसफुली हमने लिखकर तैयार कर दिया है। और कैसे लिखा है, होप सो क्लियर है। मैंने क्या किया, इस रिकर्शन ट्री को पहले बनाया, इसमें ये एनालाइज किया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, और फिर पैरेलली उन चीजों को एनालाइज करके हर एक स्टेप ऑफ कोड मैं लिखते गया। आई होप सो हर एक चीज मैंने इस कोड के अंदर कैसे आई है ये आप सभी को समझ आई होगी। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझे तो थोड़ा एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा, तो चीजें जो है आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो आई होप सो ये रिकर्शन कोड जो है वो क्लियर है अभी तक, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर ये रिकर्शन कोड तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि इस रिकर्शन कोड को आप जब लिखकर रन करेंगे तो वो कोड चलेगा, और जब आप इनपुट की वैल्यू के तौर पर n की वैल्यू 4 डालोगे उस कॉल के लिए, तो आंसर 5 निकल कर आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर देखिए, इस रिकर्शन ट्री के अभी हमने क्या किया है, इस रिकर्शन ट्री को बनाया है, बट अभी हमारा टास्क ये है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द रिकर्शन ट्री। तो मैक्सिमम डेप्थ यहां पर जो n की वैल्यू होती है ना, वही होती है। n की वैल्यू 4 थी, तो n इक्वल्स टू 4 से 0 तक आया है, तो कितना हो जाएगा, बिग O ऑफ n प्लस 1, जो कि फाइनली आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n दे देगा। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अब यहां देखिए, यहां फर्स्ट लेवल पर 2 की पावर 0 है। अब क्यों है वो समझते हैं। देखिए 2 की पावर 0 मतलब 1। अब यहां देखिए सेकंड क्या है, 2 की पावर 1। अब ये भैया आप लिख क्यों रहे हो, क्योंकि देखिए आप अगर एनालाइज करोगे तो जो नंबर ऑफ कॉल्स है ना वो 2 की पावर में बढ़ते जा रही है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, ठीक है। बट यहां पर एक्चुअली में नहीं दिख रहा होगा वैसा कुछ, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर n की वैल्यू और ज्यादा होती तो वो जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो पॉसिबल होती, ठीक है। यहाँ पे और फर्दर एक्सप्लोर होता अगर n की वैल्यू 0 नहीं होती। तो यहाँ पर आप अगर ये देखोगे तो 2 के पावर के फॉर्म में अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेकर चलोगे तो चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसकी वो 1.618 रेज टू n आती है। प्रॉपरली 2 रेज टू n नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये कितने तक जा रही है, ये n लेवल्स तक जा रही है, ठीक है। और यहां पर 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, और जैसे ही डेप्थ में जाऊंगा तो n की वैल्यू 2 रेज टू n हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में 2 रेज टू n आना चाहिए, पर यहां पर हमें ये दिख रहा है कि ये प्रॉपरली यहां पर 8 कॉल्स नहीं है, तो 2 की पावर 3 नहीं बन रही। फिर यहां इस लेवल पर और जो नंबर ऑफ कॉल्स है वो घट गए हैं, तो इस वजह से 2 की पावर n नहीं होती इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है वो ये होती है, और ये जो वैल्यू है इसको मैथ्स में गोल्डन रेशियो कहते हैं। बट यहां पर ये तो आपको दिख रहा होगा कि
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल कर आई है वो अगर आप जो है 2n बोलो, जो कि एक्चुअल नहीं है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना भैया, वो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने का कुछ डिसएडवांटेज है क्या? मैंने कहा हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और n की वैल्यू यहां तो 4 थी, तो यहां पर उतना असर नहीं पड़ेगा। बट मान लो अगर n की वैल्यू 4000 होती, मीन्स 4000 स्टेयर्स होते, तो उस केस में ये रिकर्शन ट्री बहुत ही वास्ट बनती। उसे कंप्यूटर को इंटरनली कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा जो है कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखिए अगर n इक्वल्स टू 4000 है तो मुझे ये समझ रहा है कि ये कंप्यूटेशंस बहुत ज्यादा है। बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर डीप एनालाइज करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक्चुअली में प्रॉब्लम समझ आएगी कि आपने जो रिकर्शन कोड लिखा है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम एक नए कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग, डीपी। तो पहले समझते हैं कि इस रिकर्शन के कोड के अंदर या इस रिकर्शन ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक बड़े प्रॉब्लम को जो है छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हैं। मीन्स n इक्वल्स टू 4 थी, तो रिकर्शन क्या कर रहा है, रिकर्शन ये कह रहा है कि तू भाई बड़ा प्रॉब्लम रख अपने पास, तू मुझे छोटा प्रॉब्लम दे दे, मैं इनको सॉल्व करके लेकर आऊंगा और तेरे पास क्या हो जाएगा, ये छोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के हेल्प से तू बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगा। तो मतलब क्या है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दो। रिकर्शन में हम यही कर रहे हैं ना, n इक्वल्स टू 4 बड़ी प्रॉब्लम, मीन्स 4th स्टेयर से कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे वो कैलकुलेट करने के लिए 3rd स्टेयर से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो फाइंड कर लो। 3rd स्टेयर पर कितना कॉम्बिनेशन है, ये अब मेरी छोटी प्रॉब्लम हो गई, उसको और ब्रेक कर दो कि 2nd स्टेयर से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 1st स्टेयर से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, उनको कैलकुलेट कर कर लेकर आओ, इनमें ऐड कर दो, ताकि मैं बड़े प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इन छोटे प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स के हेल्प से फाइंड कर पाऊं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हैं। ये चीज आई होप सो क्लियर है। बट अब यहां थोड़ा सा इस रिकर्शन ट्री को एनालाइज करते हैं। अब देखिए अब देखिए यहां पर क्या है, n इक्वल्स टू 2 है, मीन 2nd स्टेयर से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसे यहां पर कैलकुलेट किया जा रहा है, राइट, इस सेक्शन में। ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पर 1st स्टेयर से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसे कैलकुलेट किया जा रहा है। पर आप ये देखो, ये सेम चीज आपको क्या यहां होते हुए नजर नहीं आ रही? मीन्स सेम चीज यहां पर जो हो रही है वही सेम चीज हमारा कंप्यूटर यहां भी कर रहा है। मीन्स सेम एक्सप्लोरेशन, मीन्स एक स्टेप जाकर 2 स्टेप जाकर सेम चीज जो यहां पर की गई थी सेम चीज यहां पर भी की जा रही है। और फिर यहां पर देखिए फिर से वही, जब 1st स्टेयर पर हो तो आगे कितने पॉसिबल वेज हैं उसे कैलकुलेट करो, यहां पर भी देखिए सेम चीज है। तो इसका मतलब क्या है, एक ही प्रॉब्लम को रिकर्शन के केस में हमारा कंप्यूटर बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर देखिए एक ही प्रॉब्लम फिर से सॉल्व हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं। मीन्स ओवरलैप का मतलब क्या, ये जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से सॉल्व हो रही है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से ओवरलैप कर गए। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर इसे यहां तो सॉल्व किया है ये, बट रिकर्शन के कोड के कारण उसे फिर से सॉल्व करना पड़ रहा है, रिकम्प्यूटेशन करनी पड़ रही है बार बार सेम सब प्रॉब्लम की, और जिसकी वजह से यहां पर हमें ये दिख रहा है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हमारे रिकर्शन के कोड में एग्जिस्ट करते हैं। और यही वो प्रॉब्लम है, यही वो इशू है, मैं कहूंगा यही वो इशू है जिसे हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है सॉल्व करता है। वो क्या करता है, ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को नहीं होने देता,
जिसकी वजह से और एफिशिएंट वे में कंप्यूटेशन होती है और रिडंडेंट कंप्यूटेशन को वो अवॉइड करता है। रिडंडेंट कंप्यूटेशन मतलब यहां देखिए एक बार ये कंप्यूटेशन हुआ और यही सेम कंप्यूटेशन यहां पर भी किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, रिडंडेंट कंप्यूटेशन कहलाएगी। तो इसी चीज को अवॉइड करने में डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो एक्चुअली में हेल्प करता है। तो अब एक्चुअली में डीपी को हम पिक्चर में लेकर आते हैं, सेम कोड एज इट इज रखेंगे बट थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे और डीपी के लिए हम जो है सक्सेसफुली कोड लिख लेंगे। तो आई होप सो अभी तक ये चीज क्लियर है कि रिकर्शन की हेल्प से हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। क्यों? क्योंकि बार बार रिकम्प्यूटेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है हमारे कंप्यूटर को, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसी को डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई होप सो ये चीज क्लियर है अभी तक। तो अब यहां पर क्या करते हैं, ये जो कोड हमने लिखा था इसी को अब डीपी का कोड बनाते हैं, ठीक है। इसी को जो है हम अब डीपी का कोड बनाएंगे। तो आई होप सो यार यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग को पिक्चर में लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसके पहले सेम चीज करेंगे, हमारे प्रॉब्लम पर आ जाते हैं कि गुड्डू भैया और बेग साहब को जो है nth स्टेयर से जंगल में पहुंचना है, ठीक है। तो केस 1 में हम ये अजम्पशन करते हैं कि बेग साहब जो है वो अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे थे, मीन्स अपनी मेमोरी का यूज नहीं कर रहे थे। अब ये केस में हम ये कंसीडर करते हैं कि बेग साहब जो है वो अपनी मेमोरी का यूज कर रहे हैं। अब मेमोरी का मेरा मतलब यहाँ पर क्या है कि बेग साहब जो है एक एरे बना ले रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर या फिर मैन्युअली पेपर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जैसे समझना है आप समझिए, पर यहाँ पर बेग साहब ये चीज को पैरेलली नोट करते जा रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, जिस भी स्टेयर पर हूं, मीन्स 4th स्टेयर पर हूं या फिर 2nd स्टेयर पर हूं, अगर मैं इस स्टेयर पर खड़े होकर आगे के कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं उन्हें कैलकुलेट कर लिया हूं, तो मैं उसे इस मेमोरी के अंदर जिसका मैं यूज कर रहा हूं उसमें मैं स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो अब कैसे होगा कंप्यूटेशन उसे समझिए। यहां प्रॉब्लम क्या था कि ये जो चीज यहां सॉल्व की जा रही थी वही हमारा कंप्यूटर फिर से यहां सॉल्व कर रहा था, ये इशू है। तो सेम चीज है, अब यहां से मीन्स यहां पर गुड्डू भैया और बेग साहब थे, तो गुड्डू भैया जब जाएंगे जंगल की तरफ तो वो पहले अपना डायलॉग बोलेंगे, का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, वहाँ और फिर जंगल वो कितना एक beautiful है। स्टेप लेकर के जंगल की तरफ चल देंगे और बेग साहब भी उनके पीछे चल देंगे। तो केस 1 में कोई मेमोरी का यूज बेग साहब अपना नहीं कर रहे थे, अभी हम कह रहे हैं कि वो एक मेमोरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो ट्रैक रखेंगे चीजों का। अब देखिए अब क्या हुआ, अब यहां तक तो चीजें चली, ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर यहां देखिए, यहां पर जब आप इस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जब यहां n=2 पर आया, यहां से उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट की, मान लेते हैं v1 आई, उसे बेग साहब ने यहां पर स्टोर कर लिया। यहां फर्स्ट पर थे, मान लेते कुछ वैल्यू v' आई, उसे बेग साहब ने स्टोर कर लिया। फिर यहां कुछ v" आई, उसे बेग साहब ने स्टोर कर लिया। अब देखिए, अब जैसे ही गुड्डू भैया क्या करेंगे, यहां पर रहेंगे 3rd स्टेयर पर, और फिर वो एक्चुअली में 2 का जंप मारेंगे, ठीक है, 2 का जंप मारेंगे तो n=3 पर क्या वैल्यू अभी कैलकुलेटेड है, नहीं, तो क्या होगा, ये 2 का स्टेप अपना डायलॉग बोलते बोलते चलेंगे और बेग साहब भी उनके पीछे चलेंगे, ठीक है। पर अब देखिए अब क्या होगा, अब ये एक्चुअली में वो वाला केस है। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कैसा होगा। ब्यासन का शौक, कुत्ते की मौत और नशा छोड़ो, आओ दिखाएं जंगल कितना ब्यूटीफुल है। पकड़ लिया, पकड़ लिए। ये पकड़ लिया का मतलब क्या है, यहाँ पर उसे समझिए। ये पकड़ लिया मतलब क्या है कि n=1 पर है और गुड्डू भैया यहाँ से 1 का जंप लेने ही वाले थे, पर बेग साहब पकड़ लिए उन्हें और वो कह रहे कि यार हमने इस स्टेयर से आगे कितने कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू को स्टोर कर रखा है, तो आपको जो है अब इस स्टेयर से आगे कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली
हम भी इस चीज को इंडिकेशन के तौर पर समझ सकते हैं कि हमें बेग साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके रखा है, अब आपको जो है यहाँ पर, या वो कंप्यूटर को कह रहे कि अब आप यहां से एक्सप्लोर करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वैल्यू को स्टोर किया है, तो आप ये कंप्यूटेशन को करने के बजाय आप क्या कीजिए, आप इस स्टोर्ड मेमोरी से आंसर को रिटर्न करा दीजिए। ठीक है, नहीं समझे, एक और केस यहाँ वाला लेते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए सेम चीज, अब यहाँ पर गुड्डू भैया आए, यहाँ पर 2 का जंप लिए, ठीक है, अपना डायलॉग बोलते बोलते, तो गुड्डू भैया चले और बेग साहब भी उनके साथ चल दिए। अब गुड्डू भैया यहाँ पर हैं और वो अब जैसे ही डायलॉग बोलना स्टार्ट करेंगे बेग साहब उन्हें पकड़ लेंगे। व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत और नशा छोड़ो, आओ दिखाएं जंगल कितना ब्यूटीफुल है। पकड़ लिया। तो ये पकड़ लिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए आप यहाँ से गुड्डू भैया अगर जंप मारने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो। क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया है कि यहाँ से n = 2 पर है तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो आपको फिर से रिकम्प्यूट मीन्स आपको फिर से इस स्टेयर पर खड़े होकर फर्दर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर कंप्यूटर के टर्म्स में बात करूं तो कंप्यूटर तुझे जो है यहाँ पर फिर से रिकम्प्यूटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कर, इस मेमोरी में जो स्टोर्ड आंसर है इसे ले ले और यहां से ही रिटर्न करा दे। क्यों? क्योंकि इससे फायदा क्या होगा भाई, तुझे ये रिकम्प्यूटेशन फिर से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के रिकम्प्यूटेशन को हम अवॉइड कर पा रहे हैं। क्यों अवॉइड कर पा रहे हैं? क्योंकि बेग साहब ने जो एक्स्ट्रा मेमोरी ली थी, मीन्स अपने दिमाग चलाने की जो कोशिश की थी, या फिर कंप्यूटर के केस में कहूं तो एक एरे क्रिएट किया था जो हमारे नंबर ऑफ स्टेयर्स के साइज के बराबर था। उसमें हमने वैल्यूज को स्टोर करते गए और क्या किया हमने कि जैसे ही एक ऐसे n की वैल्यू मिली जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, तो जो आंसर को हम स्टोर कराते जा रहे थे इस एरे के अंदर, उसे ही हमने रिटर्न करा दिया, ना कि फर्दर कंप्यूटेशन किया कंप्यूटर के लिए। तो इससे क्या हुआ, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आपको फर्दर लेवल्स को अब एक्सप्लोर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही एक्चुअली में सबसे बड़ा फायदा है डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करने का। यही जो है सबसे बड़ा फायदा है डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करने का। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आप सभी के स्क्रीन पर आ रही होगी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है। इट इज अ मेथड यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया। ये जो है पहला लाइन हमें कह रहा है सेंटेंस, और इसमें क्या बोल रहा है आगे, बाय सॉल्विंग ईच सब प्रॉब्लम ओनली वंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि बाय सॉल्विंग द ईच सब प्रॉब्लम ओनली वंस, मतलब यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम n = 2 की थी, इसको एक बार सॉल्व किया और सिर्फ इसको एक ही बार सॉल्व किया। अब यहाँ पर जब कॉल लग रही है तो फिर से इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज एक्चुअली में यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है हमें, ठीक है। और क्या करता है, इट अवॉइड्स redundant computation leading to more efficient solution for a wide range of problems। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो redundant computations थी, फिर से यहाँ पर कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करने की आवश्यकता डीपी के हेल्प से खत्म हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करने का। आई होप सो ये चीज आप सभी को क्लियरली समझ आ रही है। तो बेसिकली हमने क्या किया इस केस में, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या कहती है कि आप क्या कीजिए, ये एक अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं जिसको हम टॉप डाउन डीपी कहते हैं, ठीक है। बॉटम अप डीपी मैं कभी फ्यूचर लेक्चर में कंसीडर कर लूंगा, उसे समझा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि बॉटम अप डीपी भी आपको सेम प्रॉब्लम के लिए समझनी है या नहीं। तो टॉप डाउन डीपी है ये, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिकर्शन का यूज कर रहे हैं और एक मेमोरी
जो है उसे उसमें क्या कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स के आंसर को स्टोर करा रहे हैं और इस एरे के हेल्प से फर्दर कंप्यूटेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल नाम आता है इस टॉप डाउन डीपी अप्रोच का, उसको हम कहते हैं रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। ठीक है, तो ये हम अप्रोच 1 एक्चुअली में यहां पर डिस्कस कर रहे थे। अब यहां देखिए, अब यहां पर आपको जो है टॉप डाउन डीपी तो समझ आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे टॉप डाउन डीपी क्यों, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम से आप छोटे प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और एक मेमोरी का यूज कर रहे हो, उसमें सब प्रॉब्लम्स के आंसर को स्टोर करा रहे हो। तो ये चीज तो आपने समझ ली, बट अब भैया आपने ये तो समझा दिया डीपी क्या है, वो आपने समझा दिया। अब हमें ये समझाइए कि डीपी के लिए कोड कैसे लिखना है। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखिए, यहां पर एक एरे हमने लिया था, ठीक है, या एक्स्ट्रा मेमोरी कंप्यूटर के केस में एरे होगा। तो हम क्या करेंगे, जो एरे की साइज होगी वो n+1 होगी। n+1 साइज का मैं मान लेता हूं इस एरे का नाम डीपी एरे। तो डीपी एरे हम क्रिएट कर लेंगे। अब n+1 का क्यों, क्योंकि यहां पर n की जो वैल्यू है, अगर आपने मान लो n ले लिया तो क्या होगा, 0 1 2 3 इतनी ही इंडेक्सिंग आ पाएगी एरे के अकॉर्डिंग। बट एक्चुअली में हमें जो है 4th स्टेयर वाले को भी तो कंसीडर करना है, तो इस वजह से n+1 साइज का डीपी एरे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि सारे जो वैल्यूज है इसमें उसे आप -1 से इनिशियलाइज कर दो। अब -1 क्या इंडिकेट करती है, -1 ये इंडिकेट करती है कि अभी इस सब प्रॉब्लम को आपने सॉल्व नहीं किया है। जैसे ही क्या होगा, यहां पर जो है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसकी वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा उस केस में, ये -1 की वैल्यू हट करके जो इस सब प्रॉब्लम का आंसर होगा वो आ जाएगा। यहां से इस माइनस वैल्यू को हटा देंगे और जो सब प्रॉब्लम का आंसर होगा वो एक्चुअली में आ जाएगा। तो इनिशियली क्या करना है, -1 से इनिशियलाइज कर देना है वैल्यू को, जो कि ये दर्शाती है कि वो प्रॉब्लम अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है और उसके सोल्यूशन को, उस सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को मैंने अपने डीपी एरे में स्टोर नहीं कराया है। आई होप सो -1 क्या चीज को दर्शाती है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या कर रहे थे, हम रिटर्न करा रहे थे 1 स्टेप + 2 स्टेप। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आप आंसर को रिटर्न कराओ, वेल इनफ, बहुत सही चीज है कि आप आंसर को रिटर्न करा दो, वो सही चीज है। बट आप रिटर्न कराने से पहले उस सब प्रॉब्लम का आंसर डीपी एरे के अंदर स्टोर करा दो। यही चेंज है, ये पहला चेंज है एक्चुअली में, कि हमें क्या चाहिए, हमें उस सब प्रॉब्लम का आंसर इस डीपी एरे के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टोर कराऊंगा उसके हेल्प से ही तो एक्चुअली में फिर अगर ओवरलैप सब प्रॉब्लम ऑकर करेगा, मीन्स वही से सब प्रॉब्लम अगर ऑकर करेगा तो उसके वैल्यू को रिटर्न करा पाऊंगा। तो उसके लिए पहले मुझे वैल्यू स्टोर तो करानी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से आप आंसर तो रिटर्न कर रहे हो, बट आंसर को रिटर्न कराने से पहले जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है ना, वो सब प्रॉब्लम के आंसर को यहां पर आप एक्चुअली में स्टोर करा दो। ये V1 वैल्यू कुछ ले ली रेंडमली, इसको स्टोर करा दो आप। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं यहां पर इस स्टेटमेंट की हेल्प से। आई होप सो ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है ये चीज क्लियर है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए n=0 है, ये तो हमारा बेस केस है और ये एज इट इज रहेगा। अब यहां पर अगर मुझे फर्दर कंप्यूटेशन को रोकना है, फर्दर कंप्यूटेशन को रोकने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है इनको कॉल नहीं लगेगी, मतलब मैं फर्दर कंप्यूटेशन को अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि कॉल लगी तो क्या होगा, ये डेप्थ ऑफ द रिकर्शन ट्री बढ़ते जाएगा। तो इसको कॉल लगने से पहले मुझे उसे अवॉइड करना है, और अवॉइड मैं कब कर पाऊंगा, जब मेरा डीपी एरे के अंदर वो सब प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे अवॉइड करेंगे कि अगर dp ऑफ n की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 है
-1 क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। बट अगर -1 वैल्यू नहीं है मतलब वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो क्या कीजिए, यहां से सिंपली रिटर्न करा दीजिए डीपी ऑफ n की वैल्यू, और आपको फिर फर्दर रिकर्शन कॉल लगाने की आवश्यकता नहीं है। डीपी एरे हमारा कार्य कर ले रहा है। वो एक्चुअली में आपको ये नहीं कह रहा कि आप फिर से रिकम्प्यूट करो। डीपी ऑफ 2 में आंसर यहां पर स्टोर्ड होगा, ऑलरेडी स्टोर्ड होगा डीपी ऑफ 2 में आंसर, और वो इस केस को हिट करेगा और फाइनली यहीं से आप रिटर्न कर दोगे उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू को। वो फर्दर रिकम्प्यूटेशन नहीं होने देगा। तो यहाँ पर आई होप सो आपको समझ आ रही है कि कितना बड़ा बेनिफिट है डीपी को यूज करने का, डीपी कॉन्सेप्ट को यूज करने का। और क्या है, टॉप डाउन अप्रोच जो रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन अप्रोच है उसे यूज करके हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटा रहे हैं। और ये एक्चुअली में इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O of n। क्यों हो जाएगी big O of n, क्योंकि देखिए यहां पर एक्सपोनेंशियल क्यों था, क्योंकि यहां पर 2 की पावर के टर्म्स में एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा था, जो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स है वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ इस एरे को ही हमें एक्सप्लोर करना पड़ रहा है कि एरे के अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्व है तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ही रिटर्न कराना है, आपको इस डेप्थ में नहीं जाना है नहीं जाना है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ इस पूरे एरे को ही क्या करना पड़ रहा है, ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, और उसमें ही आंसर को स्टोर करा करके, और फिर अगर वो जो सब प्रॉब्लम में फिर से ऑकर करता है तो एरे के उस इंडेक्स पोजीशन पे जाएंगे, उसे रिटर्न करा देंगे। तो वर्स्ट केस में भी हमें जो है सिर्फ पूरे एरे को ही ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, हमें इस रिकर्शन ट्री को कॉल लगाने की आवश्यकता नहीं है, मींस रिकर्सिव कॉल्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इस वजह से क्या होगा, क्योंकि मैं सिर्फ पूरे एरे को ही ट्रैवर्स कर रहा हूं, सिर्फ इस big O of n को ही मुझे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। इस वजह से क्या होगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल से घट के क्या हो जाएगा, big O of n हो जाएगा। आई होप सो। big O of n क्यों आ रहा है, क्योंकि सिर्फ हमें अब एरे को ही ट्रैवर्स करने की आवश्यकता है। और अगर आपको एक्चुअली में इसका और डेप्थ में फील चाहिए तो आप ड्राई रन करके देख लीजिएगा कोड को, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में big O of n ही आएगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही big O of n, ठीक है। पर यहाँ पर big O of n समझिएगा, big O of n एक तो क्या होगा, यहाँ पर जो डीपी एरे क्रिएट की है उसका big O of n, और यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ इंटरनल मीन्स डेप्थ ऑफ द रिकर्शन ट्री है उसकी वजह से जो इंटरनल स्टैक मेमोरी कंजम्पशन होगा उसका big O of n। तो एक्चुअली में big O of n प्लस n होगा, और उसमें से फिर ऐड होके big O of 2n हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म को ड्रॉप करके फाइनली big O of n निकल करके जो है एक्चुअली में यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आई होप सो यार, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों उसे यूज करना पड़ता है, और कैसे कोड में फिर मॉडिफिकेशन करके डीपी को हम लगाते हैं एक्चुअल में, ये चीज आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का बेस क्लियर हुआ है तो कमेंट प्लीज करिएगा कि समझ आ गया डीपी हमें, तो वो जो है मुझे ये एक्चुअली में बता पाएगा कि आपको जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का मैंने जितना भी पढ़ा है वो चीजें अच्छे से समझ आई हैं।